नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये विधेयक उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह लेगा। इसका उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों, डिजिटल लेन देन और ई कॉमर्स से जुड़ी समस्याओं को बेहतर तरीके से दूर कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। इस विधेयक में एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण गठित करने का भी प्रावधान है ताकि उपभोक्ता संरक्षण के लिए संवैधानिक निकाय की कमी को पूरा किया जा सके। इस मुद्दे पर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ शुभमय भट्टाचार्य हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। इसके अलावा डॉक्टर शीतल कपूर हैं, कंज्यूमर अफेयर्स एक्टिविस्ट हैं, और चक्षु रॉय हैं, आउटरीच डिपार्टमेंट जो PRS लेजिस्लेटिव का है उसके हेड हैं। चक्षु, आपसे शुरू करना चाहूँगा। 2018 में भी इस विधेयक को लोकसभा में लाया गया था, तो सबसे पहला सवाल तो ये कि उस विधेयक में और इस विधेयक में क्या अंतर है? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसको पारित नहीं कराया जा सका राज्यसभा से, इसलिए सरकार को इसे लाना पड़ा, और क्या वो खास बातें हैं इस विधेयक में? विशाल, दो तीन चीज़ें हैं। पहला तो जब ये विधेयक 16वीं लोकसभा में आया था, तब ये लोकसभा में आया था, लोकसभा ने इसे पारित किया था। क्योंकि ये विधेयक दोनों सदनों से पारित नहीं हो पाया था और जब लोकसभा लंबित हो गई थी तो उस लोकसभा के लंबित होने के साथ इसे विधेयक भी डिसॉल्व हो गया था। अब इस विधेयक को वापस लाने के लिए पहले इसे कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है और स्वीकृति देने के बाद इसे हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब इसमें मैं दो तीन पहलू, आपने कुछ चीज़ों का मेंशन किया, मैं इसमें कुछ दो तीन पहलू जोड़ देता हूँ जी। ये विधेयक एक ओवरहॉलिंग विधेयक है। 1986 का एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ये उस पूरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हटा के एक नया प्रारूप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ला रहा है। अब ये कर क्या रहा है? ये 4-5 चीज़ें मोटे मोटे तौर पर कर रहा है। पहली चीज़, अगर आप एक उपभोक्ता हैं तो आपकी जो शिकायत है, उस शिकायत का जो दायरा है वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है या बहुत बड़ा हो सकता है। तो मान लीजिए अगर आपकी शिकायत का दायरा किसी सामान को लेके 1 करोड़ रुपए तक है तो आपकी जो कंप्लेंट है वो एक एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम पे जाती है जी। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की आपकी शिकायत है तो वो स्टेट फोरम में जाएगी, 10 करोड़ से ऊपर है तो नेशनल फोरम में जाएगी। तो एक तो ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि ये पुराने जो फोरम्स थे उनका जो जुरिस्डिक्शन था पैसे को लेके वो थोड़ा सा सीमित था। ये उस जुरिस्डिक्शन को थोड़ा सा बढ़ा रहा है, उस दायरे को बढ़ा दिया गया। दायरे को बढ़ा रहा है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये, जो 1986 का एक्ट था उसमें 2 या 3 मोटे तौर पर चीज़ें कवर होती थी। एक था डिफिशिएंसी इन प्रोडक्ट या सर्विस। मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने कुकर खरीदा, मैंने फ़ोन खरीदा, वो उतना सही नहीं था जिस तरह से होना चाहिए था, तो वो डिफिशिएंसी इन प्रोडक्ट है। मैं कहीं पे खाना खाने गया, वहाँ पे शायद खाने में कोई दिक्कत आई, तो जो सर्विस जो मुझे मिली अगर उसमें डिफिशिएंसी है तो इन दोनों चीज़ों की शिकायतें मैं अपने कंज्यूमर कंप्लेंट के साथ कंज्यूमर फोरम्स में ले जा सकता हूं। जी। अब कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं। एक चीज़ क्या ऐड हो रही है? प्रोडक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है कि अगर आपका मैन्युफैक्चरर और सेलर जो भी है, अगर उसने आपको कोई ख़राब चीज़ बेची है तो वो प्रोडक्ट रिकॉल होगा और आपको उसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट दिया जाएगा। एक ये है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं। एक चीज़ ये है कि मान लीजिए आप घर किराए पर लेते हैं तो उसके लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। तो अगर आपका मकान मालिक ये कहता है कि भाई हमें 10 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब आमतौर पर अगर कुछ एक सेट डेफिनेशन है सिक्योरिटी डिपॉजिट की, भाई इतना ही होना चाहिए, आप ज़्यादा मांगते हैं तो एक वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जी। तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स पहले भी कवर किए जाते थे, अभी भी कवर किए जाते हैं, उसमें एक आध कुछ एडिशंस हैं। एक चीज़ है अनफेयर प्रैक्टिस। तो अनफेयर प्रैक्टिस क्या है कि आप मुझे पानी बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये पानी आपके मेरे झड़ते बाल हैं तो आपके झड़ते बालों को अगर आप ये पानी पिएंगे तो ठीक कर देगा, या फिर ये पानी इतना अच्छा है कि आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ हो जाएगा। तो दिस इज़ अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में आते हैं। मतलब भ्रामक तरीके से जो है उपभोक्ता जो है उसको नहीं बरकलाया जा सकता। जी, तो ये कुछ 4-5 चीज़ें कवर करी जा रही हैं। एक आखिरी चीज़ ये, जब 1986 में जब कानून बना था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, तो उस वक्त हमारी डिजिटल इकॉनमी नहीं थी, हम लोग इंटरनेट पे चीज़ें खरीद फरोख्त नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि उसका दायरा बढ़ चुका है, अब हम लोग
आराम से ही इंटरनेट पे चीज़ें खरीदते हैं। तो अब जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, जो कि आपने अमेज़ॉन पे कुछ खरीदा या किसी और वेबसाइट पे कुछ खरीदा, तो अगर वहाँ से भी खरीदने पर अगर आपको कोई शिकायत है तो वो भी कंज्यूमर कंप्लेंट्स के दायरे में आएगी। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो भी ये जो फॉर्म बनाए जाएंगे उनके दायरे में आएगा। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और शुभमय, इसी पर मैं आपको लाना चाहूँगा। 1986 से लेकर 2019 तक का जो सफ़र है उसमें लगभग 3.5 दशक का समय बीत चुका। और जैसे चक्षु ने बताया कि समय बहुत बदल चुका है। जिस तरीके से सामान बेचा जाता है, जिस तरीके से सामान की एडवर्टाइजमेंट होती है, उस सब में काफ़ी बदलाव आया है। अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है और सोशल मीडिया का भी काफ़ी इसमें, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। तो आपको लगता है ई कॉमर्स को जो इसमें लिया गया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जो लिया गया है वो एक सबसे बड़ा और सबसे कारगर कदम साबित होगा? ज़रूर। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है विशाल, इनफैक्ट चक्षु इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, ऑलमोस्ट लाइक ए क्लासरूम डिस्कशन। और हमेशा अच्छा लगता है उनके एक्सप्लेनेशन का स्टाइल जो होता है। और उसी से एक चीज़ मैं पहले भी सोच रहा था इस बिल के बारे में, वो ये है कि अभी ये वाला जो बिल है वो सही कह रहा है कि अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी किसी चीज़ को बेचा गया और उसमें कोई कमी आई तो कंज्यूमर उस पर केस कर सकते हैं। लेकिन अभी एक जो ई कॉमर्स के ऊपर DPIT का जो ई कॉमर्स रेगुलेशंस जो आए हैं उसमें कहना है कि ई कॉमर्स के जो साइट्स हैं, जैसे अमेज़न कोई लीजिए या कोई भी साइट्स है, ये मार्केट प्लेस हैं। अब ये मार्केट प्लेस में, और इसमें एक सिद्धांतिक तरीके से उसमें रखा गया है कि उनमें कोई भी प्रोडक्ट वो लोग जो बेच रहे हैं उस पर ना तो उनका कोई ओनरशिप रहेगा क्योंकि सप्लायर्स देंगे, और अगर उसमें कोई प्रोडक्ट्स में गलती निकले तो उनका उस प्रावधान के हिसाब से, उस लॉ के हिसाब से ये है कि वो सिर्फ उस प्रोडक्ट को वहाँ से निकाल देंगे। यानी कि मान लीजिए कोई परफ्यूम बेचा जा रहा है और वो पता चला कि वो परफ्यूम दियो का तो है नहीं, वो गलत किसी ने गलत लगा दिया है या जानबूझकर काउंटरफीट किया है, तो ई कॉमर्स कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि भाई उनके ऊपर सिर्फ यही रहता है कि भाई वो उस प्रोडक्ट को वहाँ से हटा दे, अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे, और वहाँ तक ही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी से आंका गया है, उसके आगे नहीं। ये वाला कहता है कि ये जो बिल अभी हमारे सामने है, ये बिल कहता है कि यहाँ पे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका दायित्व बन जाता है। और भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी ई कॉमर्स पे ही नेचुरली बिजनेस कर रहे हैं, और जिसलिए सब चीज़ों का इसमें जिसलिए हम लोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी भी हो रही है। तो अब ये देखना है कि ये, मुझे लगता है कि ये एक फॉलिंग बिटवीन द स्टूल्स है कि वो किस प्रावधान के अंदर आएंगे। क्योंकि एक तरफ तो इसीलिए उनको हटाया गया ये कह के कि भाई आपके पास वो इक्विटी स्टेक आपका रहेगा ही नहीं जिस प्लेटफॉर्म का आप बेच रहे हैं, यानी जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं। तो हमने अगर वो हटा दिया है दूसरे लॉ में, तो क्या ये सैद्धांतिक तरीके से हो सकता है कि उसके लिए उस प्रोडक्ट जो बेचा गया है, उस प्रोडक्ट की डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस या डिफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट, उन दोनों के लिए ये कंपनी जो ई कॉमर्स कंपनी है, जो एक प्लेटफॉर्म है सिर्फ, वो दायित्व लेंगे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, और उम्मीद है कि जब संसद में इस पर बहस होगी तो शायद इस सवाल को उठाया भी जाए और इस सवाल का जवाब भी मिले। लेकिन डॉक्टर शीतल, मैं आपको लाना चाहूँगा यहाँ पे। आप कंज्यूमर अफेयर एक्टिविस्ट हैं, तो जो एक उपभोक्ता के अधिकार जिन्हें माना गया है, सुनवाई का अधिकार, विवाद सुलझाने का अधिकार, सूचना का अधिकार, और उसके अलावा एक जिसे कहा जाए कि जो सुरक्षा है उसको, जो कोई उपभोक्ता अगर किसी चीज़ को खरीदता है तो उससे उसकी जो सुरक्षा है उसको कोई हानि ना पहुंचे, तो ये सब जो अधिकार हैं, क्या आपको लगता है कि इन सब अधिकारों का प्रोटेक्शन इस विधेयक के द्वारा किया जा सकता है आसानी से? जी हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो कि खामियां थी 1986 के कानून में, जैसे अभी हमने बात भी की है कि डिजिटलाइजेशन जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है और उपभोक्ता जो है वो आजकल सामान ऑनलाइन बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी जो है लोगों को समस्याएं आ रही हैं और कहाँ पर जो है वो जाएं। जैसे एक अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस आया था, रंजू आयरी का केस है, तो उसमें जो है उन्होंने जो उपभोक्ता था उन्होंने स्पाइस
स्पाइस जेट से अपनी ऑनलाइन टिकट्स खरीदी थी, और जब वो वापसी में फ़्लाइट ले रहे थे कोलकाता से, जब उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो वहाँ पे फ़्लाइट जो है वापस जो है उड़ी नहीं। और बाकी उन्हें पता चला कि 128 फ़्लाइट्स जो थी वो सारी उड़ी थी। वो भी उन्होंने जब उन्हें फिर वापस आना था, दोनों आईएएस ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने टिकट जो है फिर खुद बस का किराया भर के वो वापस दिल्ली पहुंचे, और उसके बाद वो चंडीगढ़ उन्हें पहुंचना था। तो ये केस जो हुआ कि कॉज ऑफ एक्शन और कहाँ पे वो फाइल कर सकते हैं, तो स्पाइस जेट ने कहा कि वो उनका हेड ऑफिस जो है वो गुड़गांव में होने से वो सिर्फ गुड़गांव में ही अपनी कंप्लेंट मतलब फाइल कर सकते हैं, पर ये लोग चंडीगढ़ में फाइल इन्होंने किया था। तो स्टेट कमीशन से ये फिर नेशनल कमीशन पहुंचा, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जब ऑनलाइन आप सर्विसेज दे रहे हैं और उपभोक्ता को अलाउ करते हैं कि वो कहीं से भी अपने कंप्यूटर पे अपना सामान खरीद सकता है, तो फिर प्लेस ऑफ पहले जो है 1986 के कानून में सिर्फ ट्रांजैक्शन जहां पर हुई है या जो कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस है वो भी देखा जाता था, पर यहाँ पर अब ये अलाउ किया जा रहा है कि उपभोक्ता कहीं पर भी जहां पर वो चाहे वहां से कंप्लेंट को फाइल कर उपभोक्ता को सुविधा हो वहां वो अपनी रेजिडेंस से दर्ज कर सकता है। जी हाँ, और ऑनलाइन भी कर सकेगा, या कंज्यूमर फोरम में जाके कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी फैसिलिटी दी जा रही है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे चीज़ें जो 1986 से लेकर 2019 में बहुत बदलाव आ गया है, और उपभोक्ता की बहुत सारे फेवर में चीज़ें होने वाली हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात की जा रही है, जो एक तरह से अमेरिकन एफटीसी है उसकी तरह बनाई जाएगी, और उसमें जो है उसको सियो मोटो पावर्स दी जाएंगी कि वो एक्शन ले सके जब भी कोई गलत मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आता है, भ्रामक विज्ञापन हम देखते हैं कि बहुत जो है लोगों को गुमराह करते हैं, तो उस समय भी एक्शन लिया जा सकेगा। और फिर जो है उसके पास पावर्स देने की बात हो रही है कि जो एंडोर्सर्स हैं उनके ऊपर भी जो है दबाव डाला जाएगा, 10 लाख से 50 लाख तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। आजकल हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो बेइंतहा, चाहे गोरे होने की क्रीम है, चाहे मतलब कितना उनका प्रभाव पड़ता है, एक छोटा सा बच्चा भी देखता है तो वो सामान डिमांड करने लगता है। तो हमें ये सारी बातें जो है, जो अगर अथॉरिटी के पास पावर होगी कि वो पहले ही उन गलत एडवर्टाइजमेंट को रोक सके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 15 दिन में वो जब तक एक्शन लिया जाता है तब तक जो है वो भ्रामक विज्ञापन अपना सारा कार्य कर गया होता है, और तब तक नया एडवर्टाइजमेंट आ जाता है जब तक उस पर रोक लगाई जाती है। तो इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, जो कि सीसीपीए के पास पावर्स होंगी। जी, ये एक जो सेलिब्रिटी जो एंडोर्सर्स हैं, जिस मुद्दे को आपने उठाया उस पर मैं चक्षु को लाना चाहूँगा। चक्षु, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर कई बार बहस भी हो चुकी है कि किस तरह से जो वो नामी गिरामी चेहरे हैं जो किसी भी प्रोडक्ट का जो है एडवर्टीजमेंट करते हैं उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए, लगभग हर कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है मार्केट में वो इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स में नामी गिरामी चेहरों का सहारा लेती है। तो और उसका असर भी ज़रूर पड़ता है उपभोक्ता के दिमाग पर कि उसे वो सामान खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो ऐसी स्थिति में इस कानून में जो प्रावधान किए गए हैं क्या वो काफ़ी हैं इस तरह की जो प्रैक्टिस होगी, इस तरह की जो मैल प्रैक्टिस होगी उस पर रोक लगाने के लिए? विशाल, जब ये विधेयक लोकसभा में आया था तब इसे लोकसभा की एक स्थायी समिति को भेजा गया था उसकी समीक्षा के लिए। जब लोकसभा की ये समिति उस विधेयक का विश्लेषण कर रही थी तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट कहा। उन्होंने, जो शीतल जी कह रही थी कि अगर किसी ने किसी प्रोडक्ट को किसी एडवर्टाइजमेंट में एंडोर्स किया है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो एक रिकमेंडेशन कमेटी की ये थी कि भाई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में तो आप थोड़ा सा फाइन लगाइए ही लगाइए, बट जो प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है, जो उस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस एंडोर्सर के ऊपर भी थोड़ी पेनल्टीज होनी चाहिए। अब जब ये नया बिल आएगा तब हमें देखेंगे कि वो जो स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो इंक्लूड होगी कि नहीं होगी। 2-3 मुद्दों पर मैं थोड़ा सा और टिप्पणी करना चाहूँगा। एक ये है कि हम देखते हैं जब भारत में कोई भी कानून बनता है जिसमें केस आप लेके जाते हैं तो कोर्टों में थोड़ा सा डिलेज ज़्यादा रहता है, केसेस काफ़ी होते हैं, समय कम होता है तो थोड़ा सा डिले रहता है। तो जो ये 2018 का कानून था उसने इसके ऊपर गौर किया और उसने ये कहा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं करनी है तो उसको 3 महीने के अंदर आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कि
कोई प्रोडक्ट टेस्ट करना है कि ख़राब है कि नहीं है, तो उसमें आपको 5 या 5-5.5 महीने तक का समय मिलेगा। और मेरे ख्याल से मंशा ये थी कि जब औसतन आप देखते हैं कि कितना समय लगता है कंज्यूमर केस को ख़त्म करने के लिए, तो देखा गया था कि 12 से 13 महीने का समय लगता है। तो एक समय पर केसेस को ख़त्म करने के लिए, ताकि एक उपभोक्ता को जो जस्टिस है वो जल्दी मिले, एक ये प्रावधान था। जैसे मैं स्थायी समिति की बात कर रहा, तो स्थायी समिति ने ये कहा था कि कई बार क्या होता है, जो डिले होता है वो केस में, वो इसलिए होता है क्योंकि जब दोनों तरफ से लॉयर्स होते हैं तो शायद प्रोसीडिंग्स होती हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा पेचीदा हो जाती हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी का ये कहना था कि जो 20 लाख तक के केस हैं, उन केसों में जो उपभोक्ता खुद है वही केस फाइट करे और लॉयर्स को ना इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि जब लॉयर्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है, हो सकता है ज़्यादा पेचीदा हो जाए, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए। तो ये कुछ 2 रिकमेंडेशंस है जी। एक शीतल जी ने एक CCPA की बात करी, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, प्राधिकरण बनाने की। ये अथॉरिटी 1986 के लॉ में एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब इस अथॉरिटी को बनाया इसलिए गया है क्योंकि देखिए, हम सारे उपभोक्ता हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ कोई ऐसा मैंने कुछ खरीदा, इतना ख़राब नहीं था, तो मैंने किसी तरह से काम चला लिया, और ऐसा 50,000 लोगों के साथ हुआ। सब तो केस कोर्ट में नहीं लेके गए, तो कोई एक ऐसी अथॉरिटी हो जो उपभोक्ताओं को रिप्रेजेंट करे। तो वो सुओ मोटो, किसी ने कंप्लेंट नहीं करी है, बट वो अथॉरिटी उपभोक्ताओं के लिए जाके नेशनल कमीशन पे या स्टेट कमीशन पे जाके केस करेगी और कहेगी कि भाई ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जो शीतल जी ने उदाहरण दिया था वो था फेडरल ट्रेड कमीशन। तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक फेडरल ट्रेड कमीशन है जो कि इनमें से कुछ पहलुओं को देखता है। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि इस नए कानून में आने वाली। की बात कर रहे हैं जो कि अमेरिका में जो है, तो इसका मतलब जो क्लास एक्शन सूट की जहां बात होती है, हाँ। अमेरिका में हमको सुनने को मिलता है कि किसी कंपनी के खिलाफ एक क्लास एक्शन सूट फाइल हुआ और बहुत सारे उपभोक्ताओं को उसका बेनिफिट मिला जब अदालत से उसको जो है उपभोक्ताओं के फेवर में अगर रूलिंग आई है। तो क्या तो इसी तरह की कोई प्राधिकरण के तहत भी इसी तरह का काम रहेगा? तो ये प्राधिकरण ऐसा करेगा कि एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट कर पाएगा। कई बार उनके पास वॉइसेस नहीं होंगी, कई बार वो जानते भी नहीं होंगे कि इतने सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। तो CCPA का काम रहेगा कि वो रिप्रेजेंटेशन करे, और CCPA का काम ये भी रहेगा कि भाई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आया है, ठीक है, अब मैंने नहीं खरीदा, आपने नहीं खरीदा, बट CCPA क्या करेगा, देखता रहेगा कि अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आया तो CCPA खुद ही पहल करके उसको क्या कहते हैं कंप्लेन करेगा और उसको आगे कंक्लूजन तक लेके जाएगा। जी, तो मतलब एक व्यापक स्तर पर जो है, जो उपभोक्ताओं को जो है छूट कहा जाए या उन्हें एक राहत मिले एक तरीके से, जिस तरह से भ्रामक का विज्ञापन खासतौर पे और वो जो उत्पाद हैं जिनसे उनको नुकसान होता रहा, उस पर भ्रामक जो विज्ञापनों वाली बात आपने कही चक्षु, उस पर मैं शुभ आपको लाना चाहूँगा। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, और इस पर पहले भी कई बार, जैसे मैं कह रहा था, कि बहस हो चुकी है। तो जो प्रावधान इसमें किए गए हैं कि जुर्माना लगाया जा सकता है उन सेलिब्रिटीज़ पर जो इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों में शामिल होते हैं या जिनके द्वारा जो है ये जो कंपनियां हैं वो इस तरह का विज्ञापन बनाती हैं, उनको सामने रख के, उनको चेहरा रखकर। तो ये आपको लगता है कि एक बेहतर कदम है, उनको उस पर, इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने में थोड़ी सी कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल, आप देखेंगे खासकर जो सेबी का एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, ख़राब एक फेज़ गया था जब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का एक दौर आया था, तो जिसमें एक ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिए गए थे कि इससे आपको पैसा दुगना चौगुना कर सकते हैं, और इन चीज़ों से कि एमओ फर्म्स, प्लांटेशन फर्म्स और इन सभी चीज़ों में बहुत सारे जाने अनजाने चेहरे को सामने लाकर लोगों को उत्साहित किया गया था कि ये चीज़ में इन्वेस्ट करें। और सेबी के लिए काफ़ी मुश्किल सवाल सामने आया था, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने ये मना कर दिया कंपनीज को कि भाई आप मत कीजिए, लेकिन काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जिनको ड्यूप उनका गुस्सा इसलिए था कि उनको जिन्होंने फुसलाया वो थे ये सारे एडवर्टाइजमेंट, ये सारे शख्स जिनको खुद तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो ले गए उनको इस तरह में। आप देखेंगे एक बहुत बड़ा रिस्क आता है हाउसिंग स्कीम्स में। हाउसिंग स्कीम में आए दिन आप देखेंगे कोई ना कोई बड़े चेहरा सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई फलाना फ्लैट खरीदिए, ये वाला कीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छा आएगा, आपको हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग सिर्फ उसी वजह से जाते हैं, लेकिन कुछ तो असर ज़रूर होता होगा, जिसलिए बार बार वही सारे चेहरे को उठाकर
हाउसिंग कंपनीज, जी बिल्कुल, कुछ न कुछ तो आकर्षण जरूर इन चेहरों का रहता है। जरूर, इसलिए, और ये बार बार उनका आने से साफ जाहिर होता है कि उसका कुछ एक अट्रैक्टिव पावर जरूर है, जिससे कंपनीज अपने आप को अलग कर सकते हैं, दूसरों से एक सेलिंग पॉइंट बना सकते हैं। तो डेफिनेटली उनके ऊपर उत्तरदायित्व जरूर होता है कि वो किस तरीके से क्यों उस एडवर्टाइजमेंट में आ रहे हैं, और क्या जो कंपनी ने जो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको निभाने में सक्षम है या नहीं। तो पॉइंट तो जरूर, अब ये वाला पॉइंट तो जरूर बनता है। जी डॉक्टर शीतल, भ्रामक जो विज्ञापन है उस मुद्दे को लेकर। जी हाँ, जो दिखता है वो बिकता है। तो जो हम पाते हैं कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो एक तरह से उनकी जो इमेज होती है वो लोग उसको इमिटेट करना चाहते हैं, उनकी एक ब्रांड वैल्यू होती है, और उसी में जो है हम ये बात है कि एक ना ही कॉस्मेटिक्स बट एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करी जाए, या इसमें मैं कई केसेस भी बताना चाहूँगी। जैसे केरला स्टेट कमीशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कि एक 7th क्लास की लड़की थी जो कि थोड़ी हाइट में छोटी थी। तो एक बार उसने एक विज्ञापन पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि आप जो है वो आपकी हाइट जो है हम बड़ी कर सकते हैं, और आपको जो है मेन ये था कि हम उसमें कि आपकी हाइट जो है वो अमिताभ बच्चन की फ़ोटो लगी हुई थी और आप इतने लंबे हो जाएंगे। तो बच्चा जो है वो क्लास में सबसे हाइट में छोटा था, तो उसने वो बहुत आकर्षित हुई और माँ बाप को भी उसने कन्विंस किया। वो गए एक हॉस्पिटल, फातिमा हॉस्पिटल में, और वहाँ पर उसका सर्जरी दोनों लेग्स में की गई और फिर फिक्सेटर्स लगाए गए, और फिर उसके बाद में कहा गया कि भाई आप घर में जो है उसको चेंज करना होगा। और फिर थोड़े टाइम में जो है एक लेग में वो चल नहीं पा रही थी, गैंग्रीन डेवलप हो गई, फिर आधी लेग को एम्प्यूटेट करना पड़ा। तो ये सारे इफ़ेक्ट जो हैं, मतलब आपके एक तो है कि हेल्थ पे इफेक्ट आया, फिर आपके पैसा बर्बाद होता है समय, और इसी तरह जो है बहुत सारे केसेस हैं। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी कई बार जो है वो बोलते हैं कि फलाना हम डिग्री दे देंगे, और एक्रेडिशंस नहीं होती हैं उनके पास प्रॉपर। तो उसके बाद जो है बच्चों ने जो है नेशनल कमीशन में गए, 2 साल उनके बर्बाद हो गए कि उन्हें बोला गया कि हम आपको प्रॉपर इंडियन डेंटल इंस्टीट्यूट की डिग्री दी जाएगी। तो इसलिए जो है पढ़ना, मतलब जो फेस वैल्यू ऑफ द एडवर्टाइजमेंट पे कभी भी उपभोक्ताओं को नहीं जाना चाहिए, और पूरा उसका लिटरेचर पढ़ें, देखें। जैसे अभी सर ने बताया कि बिल्डर्स जो हैं वो बहुत सारे अभी भी नए नए चेहरों को लेके आते हैं, बहुत ही एक्लेम्ड जो है, चाहे आप पाएंगे कि फिल्म स्टार्स हैं या फिर स्पोर्ट्स के भी, स्पोर्ट्समैन भी बहुत सारे हैं जो हमारे क्रिकेट के हैं, तो वो भी हमारे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, और जिसमें आम्रपाली और बहुत सारे केसेस हुए हैं कि और बाद में सेलिब्रिटीज़ जो हैं उससे अपना कहते हैं कि हम नहीं इससे इन्वॉल्व है। पर ये क्या होता है कि लोग जो है एक बार उनमें उनके दिमाग में आ जाता है, और बहुत सारे जो है रूरल कंज्यूमर्स जो हैं वो भी इन चेहरों पे बहुत जाते हैं, और वहाँ पर भी अपना जो बहुत गाढ़ी कमाई है, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं जैसे कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट, ट्री प्लांटेशन, इनमें अपना बहुत जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे भी गवा बैठते। तो मतलब इस तरह की जो भ्रामक विज्ञापन है और इस तरह के जो उत्पाद हैं उनसे उपभोक्ता को बचाने में मदद मिलेगी। एक का आखिरी सवाल चक्षु, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है इस विधेयक का, क्योंकि मिलावटी जो उत्पाद हैं और मिलावट जो एक बड़ा मुद्दा रहा है उसको भी इस बिल के जो प्रावधान हैं उनमें लाया गया है। तो एक सीधे तरीके से देखा जाए तो ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जो कि हर एक कंज्यूमर को, हर एक उपभोक्ता को किसी न किसी तरह से अफेक्ट करता है। छोटे स्तर पर कर सकता है, कभी बड़े स्तर पर कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों को भी विधेयक के अंदर लेकर आना सीधे तौर पर इस बात का परिचायक है कि जो उपभोक्ता है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिले। जी, कानून का नाम ही उपभोक्ता संरक्षण कानून है, तो मिलावटी चीज़ों को भी कवर किया गया है। और मेरे ख्याल से हमें 2-3 चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए। एक, शुभमय जी और शीतल जी दोनों ने एक इसकी तरफ हिंट किया था, वो ये था कि जो कंज्यूमर एजुकेशन है, आप ये कानून बना रहे हैं तो एक कंज्यूमर एजुकेशन पर भी अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा जी, तो लोगों को मालूम रहेगा कि भाई हमारी प्रोटेक्शन के लिए कानून बना हुआ है, हमारी संसद ने एक कानून बनाया है जो कि हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। तो एक तो ये विषय हो गया। जब संसदीय कमेटी के पास ये बिल गया था तो संसदीय कमेटी ने एक बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन की थी, और वो रिकमेंडेशन ये थी कि खासकर एडल्ट्रेटेड चीज़ों की टेस्टिंग के लिए पूरे देश में लैब्स बनानी चाहिए जी, ताकि केसेस में ज़्यादा डिले ना हो। जितनी ज़्यादा लैब्स होंगी उतनी जल्दी से आसानी हो पाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कोई चीज़ एडल्ट्रेटेड है कि नहीं है। मेरे ख्याल से 2 पहलू हैं, मैं बहुत ही संक्षेप में ये कहना चाहूँगा। एक पहलू ये है
कि इस कानून को सशक्त करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। क्या हम जो CCPA जो नया बॉडी बन रहा है उसका हाथ हम कैसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जो हमारे 3 कमीशंस बन रहे हैं, क्या हमको उनको और स्टाफ दे सकते हैं वहाँ पे, और ऐसे क्या चीज़ें करी जा सकती हैं ताकि केसों का डिस्पोजल्स थोड़ा जल्दी हो जाए जी। और आखिरी में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि कंज्यूमर्स को मालूम रहे कि उनके पास राइट्स हैं, उन राइट्स का वो बहुत ही बेहतरीन तरह से इस कानून के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 के वो सभी पहलू जिनसे उपभोक्ता के हक और अधिकारों की न केवल सुरक्षा की जा सकती है बल्कि उसको और जागरूक भी बनाया जा सकता है, ताकि चाहे वो भ्रामक विज्ञापन हो या फिर वो मिलावटी पदार्थ हो, उन सब से उपभोक्ता कैसे बच सके, और अगर उसकी कोई शिकायत है तो उसे वो कहाँ लेकर जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। हम फिर हाजिर होंगे कल एक नए टॉपिक और कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी।